इस कहानी की शुरुआत होती है 1962 में, जहां पर हम एक शिप को देखते हैं जिसका नाम है MS एंटोनिया ग्राजा। शिप के अंदर मौजूद सभी लोग पार्टी करते हुए डांस कर रहे होते हैं और एक सिंगर जिसका नाम फ्रांसिस्का है वो गाना गा रही होती है। वहाँ पर सभी लोग काफी खुश दिखाई देते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी एहसास ही नहीं है कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। तभी हम एक आदमी के हाथ को देखते हैं जो एक लीवर को ऊपर उठाता है। जैसे ही लीवर ऊपर जाता है तभी वहाँ पर एक वायर निकलती है और उसके बाद वहाँ पर डांस कर रहे सभी लोग एक एक करके उस वायर से कटकर मारे जाते हैं। एक ही पल में वहाँ मौजूद सारे जिंदा लोग लाश बन जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक छोटी लड़की जिसका नाम केटी है वो बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम है और वायर उसके ऊपर से निकल जाती है। अपने सामने इस डरावनी मंजर को देखने के बाद केटी बहुत जोर से चिल्लाती है। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ यह किसी को कभी पता नहीं चला। फिर सीन शिफ्ट होकर हम 40 साल बाद एक टीम को देखते हैं जो पुराने टूटे हुए और खोए हुए शिप्स को रिपेयर करके उन्हें वापस से सेल करते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं और वो पैसे सभी एक साथ आपस में बांट लेते हैं। उसी दौरान एक आदमी जिसका नाम जैक है वो दूर से उन लोगों को देख रहा होता है और वो उनके पास आकर उनके टीम लीडर शॉन मर्फी को एक ऐसे शिप के बारे में बताता है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। दरअसल जैक एंटोनिया ग्राजा के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर 40 साल पहले वायर से कटकर सारे लोग मारे गए थे। जैक उन्हें बताता है कि आज तक काफी सारे लोगों ने एंटोनिया ग्राजा को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, मगर वो शिप किसी को भी नहीं मिला और मुझे पता है कि वो शिप कहाँ पर है। अगर हम उसे ढूंढकर सेल करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हम सब रातों रात अमीर बन जाएंगे। पैसे के बारे में सुनकर आखिर में वो सभी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो सभी अपनी बोट लेकर एंटोनिया ग्राजा की तलाश में निकलते हैं। कई दिनों के सफर के बाद आखिर में वो लोग समुद्र के एक सुनसान इलाके में पहुँचते हैं और उसके थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आती है और वो शिप एंटोनिया ग्राजा है। ये देखते ही सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी टीम लीडर शॉन 2 लोगों को बोट में ही रुकने के लिए कहकर बाकी लोगों के साथ उस बोट में एंटर करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जैसे वो शिप उन्हें वेलकम कर रहा है और जब वो लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तभी वो लोग अपने सामने एक घड़ी देखते हैं जिसका पेंडुलम अभी भी मूव हो रही होती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, मगर उसके बाद ही वो घड़ी अचानक बंद हो जाती है। आगे बढ़ते हुए शिप को एक्सप्लोर करते हुए वो लोग देखते हैं कि शिप की हालत बहुत ज्यादा खराब है और अंदर सारा सामान टूटा हुआ है। तभी अचानक उनके बीच में एक आदमी फ्लोर टूटकर नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी टीम मेंबर मोरिन उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। उस आदमी को ऊपर खींचने के दौरान मोरिन नीचे एक छोटी लड़की को देखती है और वो कोई और नहीं बल्कि केटी है जो वायर से कटकर मरने से बच गई थी। मोरिन जब दोबारा नीचे देखती है तब केटी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। केटी को देखकर मोरिन को थोड़ा डर लगने लगता है। इसके बाद वो लोग शिप के मेन कैबिन में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक वॉच मिलती है जो आज के जमाने की है और 40 साल पहले ऐसी वॉच मिलती ही नहीं थी। इससे उन्हें पता चलता है कि उनके आने से पहले भी यहाँ पर कोई और भी आया था। इसके बाद वो लोग वापस अपने बोट पर लौट जाते हैं और शॉन ये फैसला करता है कि अगले दिन वो लोग शिप को रस्सी से बांधकर यहाँ से ले जाएंगे। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि एंटोनिया ग्राजा में एक होल है जिसकी वजह से शिप धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। शॉन उन्हें बताता है कि ऐसी हालत में शिप को खींचना बेवकूफी होगी क्योंकि उसके अंदर काफी सारा पानी भर गया है और उसका वेट बढ़ गया है, इसलिए उन्हें अपना प्लान बदलकर पहले उस होल को बंद करना होगा और फिर अंदर मौजूद सारा पानी बाहर निकालने के बाद ही वो लोग शिप को खींचकर ले जाएंगे। इसी दौरान मोरिन शिप के स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है और तभी वो देखती है कि उस पूल के आसपास दीवारों के कई जगहों पर गोलियों के निशान हैं। फिर जैसे ही मोरिन पुल के ऊपर आने लगती है तभी वो अपने सामने फिर से केटी की आत्मा को देखती है। उसे देखते ही मोरिन बहुत डर जाती है और फिर वो पूल में गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगती है, मगर उसके थोड़ी देर बाद ही वो पूल मोरिन का खून सोख लेती है। इसके बाद जब मोरिन ऊपर देखती है तो वो वहाँ पर केटी की जगह जैक को देखती है और फिर जैसे
जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनके पीछे से पूरा स्विमिंग पूल खून से भर जाता है। इधर दूसरी तरफ शॉन शिप के कैप्टन के रूम के अंदर जाता है। उस रूम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। शॉन उस रूम की चीजों को चेक करने लगता है मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। उसी दौरान शॉन की नजर टेबल पर मौजूद वाइन बोतल और वाइन से भरी हुई ग्लास पर पड़ती है। ये देखकर शॉन जैसे ही उस ग्लास को उठाकर वाइन पीने लगता है तभी वो मिरर में शिप के पुराने कैप्टन को देख लेता है। इस बात से शॉन बहुत घबराता है और उसके हाथ कांपते हुए वो ग्लास टूट जाती है और शॉन वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह से शिप में अजीब और डरावनी घटनाएं हर किसी के साथ होने लगती है। इधर टीम का एक मेंबर जिसका नाम ग्रियर है वो एक लड़की को गाना गाते हुए सुनता है। जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए नीचे के डेक पर पहुंचता है तभी वो वहाँ पर फ्रांसिस्का को देखता है जो मूवी की स्टार्टिंग में गाना गा रही थी। ये शिप उन्हें उन सारे मरे हुए लोगों की आत्माओं की झलक दिखाने लगता है। इधर मॉरिन और जैक एक साथ आगे बढ़ते हुए एक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं जो लॉन्ड्री रूम की तरफ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है एक जोरदार पानी की लहर अंदर आती है और उस पानी के साथ बहुत सारी लाशें एक साथ बहकर अंदर आने लगती है। ये सब देखकर मॉरिन और जैक बहुत डर जाते हैं और फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक कैबिन का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उस कैबिन के अंदर जैक एक लग्जरी कार देखता है जिसे देखकर जैक बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं मगर मॉरिन को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लगता और वो जल्दी से यहाँ से निकलने की बात कहती है। तभी उन्हें पास के एक रूम में कुछ मूव होती हुई दिखाई देती है। जब वो लोग अंदर जाकर वहाँ की चीजों को हटाते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें सोने से भरा हुआ एक बॉक्स मिलता है। जब मॉरिन बाकी सबको भी वहाँ पर बुलाती है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर वैसा ही टोटल 9 बॉक्सेस है और हर बॉक्स में टोटल 28 सोने की ईंटें होती है। ये देखकर उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो लोग ये सोचकर पागल हो जाते हैं कि वो लोग एक ही रात में अमीर बन गए हैं मगर यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो लोग अब ये फैसला करते हैं कि वो लोग शिप को छोड़कर सिर्फ सोना लेकर जाएंगे। वो सारा सोना अपनी बोट में शिफ्ट करके वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। जब बोट को चलाने के लिए एक आदमी इंजन को साफ करने लगता है तभी अचानक सिलेंडर वाल्व खुल जाता है और गैस लीक होने लगती है। इसके बाद मॉरिन फिर से केटी को देखती है जो भाग रही होती है और तभी अचानक कोई उसे पकड़ के नीचे खींच लेता है जैसे कोई उसे मॉरिन के पास आने से रोक रहा है। इसके बाद ही जब कैप्टन बोट के इंजन ऑन करता है तभी लीक हुई गैस आग पकड़ लेती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और कैप्टन के साथ ही उनका पूरा बोट आग में जल जाता है। अब उनके वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो लोग समुद्र के बीच में एक हॉन्टेड शिप में फंस चुके हैं। सबको इस बात से अब बहुत डर लगता है कि आखिर वो लोग यहाँ से जिंदा वापस कैसे निकलेंगे। इसी दौरान ग्रियर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर टूट जाता है क्योंकि वो 2 हफ्ते बाद उसके साथ शादी करने वाला था और अब उसे लगता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो शिप में मौजूद सालों पुरानी वाइन पीने लगता है। इधर मॉरिन केटी को बार बार देखने की वजह से परेशान होकर सच्चाई का पता लगाने के लिए शिप के पैसेंजर्स की लिस्ट को चेक करती है जिसमें उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम केटी है। आखिर इस शिप में क्या हुआ था ये जानने के लिए मॉरिन केटी का रूम ढूंढती है। इसके बाद ही जब मॉरिन को केटी का रूम मिलता है और वो दरवाजा खोलती है तो वो वहाँ पर केटी की लाश को देखती है जो लटक रही होती है। मॉरिन ये देखकर बहुत घबरा जाती है। फिर मॉरिन काफी हिम्मत करके केटी के गले से उसकी लॉकेट निकाल कर देखती है। जब वो उस लॉकेट को खोलती है तो वो उसमें केटी की अपने पेरेंट्स के साथ फोटो देखती है। उसी दौरान अचानक केटी मॉरिन को पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि प्लीज ये लॉकेट बंद मत करो, मैं इतने सालों बाद अपने मम्मी पापा को देख रही हूँ। मॉरिन को अब ये एहसास हो जाता है कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक आत्मा से बात कर रही है। इसके बाद जब मॉरिन वो लॉकेट केटी को देती है तो वो लॉकेट उसके हाथ के आर पार निकल जाती है। इसके बाद केटी 40 साल पहले की कहानी मॉरिन को बताती है। वो कहती है कि इस शिप में बहुत सारे लोगों की आत्माएं फंसी हुई है। जब तक उस डीमन को नहीं मारा जाएगा जिसने उन सबको कैद करके रखा है तब तक कोई भी आत्मा आजाद नहीं हो सकता। जब मॉरिन केटी से पूछती है कि वो आदमी कौन है और केटी उसका नाम बताने लगती है तभी अचानक
पूरे डेक पर अजीब कीड़े फैलने लगती है। ये देखकर केटी डर कर मॉरिन से कहती है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। और फिर वो गायब हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम ग्रियर को देखते हैं, जो वाइन पीने के बाद अपना होश खो देता है। अचानक उसकी आंखों के सामने का मंजर बदलने लगता है और वो 40 साल पीछे उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस दिन शिप में पार्टी चल रही थी। वहाँ मौजूद सारे लोग जिंदा होते हैं और ग्रियर के लिए ताली बजा रहे होते हैं। ये देखकर ग्रियर को काफी डर लगता है, मगर फिर वो सोचता है कि शायद ये सब उसे नशे की वजह से दिखाई दे रहा है। तभी फ्रांसिस्का उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है और ग्रियर उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसे किस करता है और फिर वो फ्रांसिस्का के पीछे जाने लगता है और उसी दौरान वो ग्रियर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर हम टीम लीडर शॉन को देखते हैं, जो शिप के कैप्टन के रूम में बैठा होता है। वहाँ पर अचानक उसके सामने वाइन की बोतल हिलने लगता है और शिप के पुराने कैप्टन उसके सामने बैठा होता है। ये देखकर शॉन बहुत डर जाता है। फिर कैप्टन शॉन को एक ग्लास में वाइन भरकर उसे पीने के लिए देता है और साथ ही उसे एक बहुत पुराने शिप की फोटो दिखाते हैं। कैप्टन बताता है कि कई सालों पहले एक आदमी उनके शिप पर आया था और फिर उसने उन्हें बताया कि एक दूसरे शिप में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, जिसके लालच में आकर उन्होंने उस शिप को ढूंढा और वहाँ पर उन्हें सच में वो खजाना मिल गया। इसके बाद कैप्टन उसे एक और फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये वही आदमी है जिसने हमें खजाने से भरे उस शिप के बारे में बताया था। जैसे ही शॉन उस फोटो को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक है और वो फोटो 40 साल पुरानी है, जिसका मतलब है कि असल में जैक, जो आज भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, वो एक इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक डीमन है। इसके बाद शॉन को समझ में आ जाता है कि उन्हें तुरंत इस शिप से निकलना होगा। जब वो अपने बाकी मेंबर्स को ढूंढने लगता है तभी उसके सामने उनके बोट की कैप्टन की आत्मा खड़ा होता है, जो इंजन ऑन करने के दौरान जलकर मर गया था। वो शॉन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मॉरिन पहुँच जाती है और वो आत्मा अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। मगर इसके बाद ही शॉन को उसकी आंखें धोखा देने लगता है। उसे मॉरिन के चेहरे पर उसी कैप्टन का चेहरा दिखाई देने लगता है, जिसके बाद वो पूरी तरह अपना कंट्रोल खो देता है और मॉरिन के ऊपर ही अटैक कर देता है। इसके बाद मॉरिन खुद को बचाते हुए शॉन के पैर में स्टैब कर देती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। मगर इसके बाद भी शॉन नहीं रुकता और वो फिर से मॉरिन को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जैक आता है और वो आयरन रॉड से शॉन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। पूरे टीम में से सिर्फ शॉन को ही जैक की असलियत के बारे में पता था कि असल में वही उन सब को इस शिप में लेकर आया है और वो इन सब का मास्टरमाइंड है और इसीलिए उसने शॉन के ऊपर अटैक किया ताकि उसका मुंह बंद रहे। इसके बाद जैक बाकी मेंबर्स को मैनिपुलेट करने लगता है और वो उनसे कहता है कि अगर शॉन होश में आता है तो वो फिर से उनके ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए हमें उसे पानी के टैंक में फेंक देना चाहिए। वो लोग पहले से ही काफी डरे हुए होते हैं, इसलिए बिना कुछ सोचे ही जैक की बात मान जाते हैं और उसे पानी के टैंक में फेंक देते हैं। इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय शिप को रिपेयर करने की। वो लोग उस होल को रिपेयर करके बंद करते हैं जिसमें से शिप में पानी भर रहा था और फिर अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकालने लगती है। इसी दौरान मॉरिन नोटिस करती है कि काफी टाइम से ग्रियर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है और फिर मॉरिन उसे ढूंढने लगती है। तभी फिर से केटी की आत्मा उसके सामने आकर उससे कहती है कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मर चुका है। ये देखकर मॉरिन शॉक हो जाती है। इसके बाद केटी मॉरिन के शोल्डर पर हाथ रखती है, जिसके बाद मॉरिन 40 साल बाद उस पार्टी की रात में पहुंच जाती है। उस रात कुछ क्रिमिनल्स शिप में मौजूद सोना लूटने के लिए आया था और उन सब ने शिप में मौजूद सारे पैसेंजर्स को मार डाला। उन्होंने आधे लोगों को वायर से काट कर मारा और बाकी आधे लोगों को गोली चलाकर मार डाला और यहाँ तक कि उन्होंने केटी को भी नहीं छोड़ा और उसे उसके ही रूम में ले जाकर बेरहमी से उसे मार डाला। उन सबके पीछे असल में और कोई नहीं बल्कि फ्रांसिस्का थी। उसी ने अपने आदमियों के साथ मिलकर पूरे शिप के लोगों को मार डाला ताकि सारा सोना उसे मिल जाए। इन सब में शिप का एक ऑफिसर भी शामिल था। उसने फ्रांसिस्का के एक इशारे पर अपने ही साथियों को मार डाला, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तभी फ्रांसिस्का ने उसे भी गोली मार दिया, क्योंकि वो सोना किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती थी। मगर इस कहानी की आखिर में एक और आदमी आता है
है जो असली मास्टरमाइंड है और वो फ्रांसेस्का को आयरन चेन से लटकाकर मार डालता है। जब मॉरिन उस आदमी का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाती है क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक ही होता है। जैक ने ही शुरुआत से खजाने का लालच देकर उन्हें बुलाया और उनके साथ ये खेल खेला। उसने ये प्लान इसलिए बनाया क्योंकि ये शिप धीरे धीरे पानी में डूब रहा था और उसे ठीक करने के लिए कुछ एक्सपर्ट लोगों की जरूरत थी और जैक खुद अकेले ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने धोखे से उन सबको यहाँ लाकर अपना काम करवाया और अब जब उसका काम पूरा हो गया तो अब ये लोग उसके लिए बेकार है और इसलिए वो अब उन सबको भी मार डालेगा। मॉरिन को अब अपनी गलती का एहसास होता है। उसने जैक की बातों में आकर अपने ही टीम लीडर को टैंक में बंद कर दिया। मॉरिन जल्दी से भागकर शॉन को बचाने जाती है मगर अब बहुत देर हो चुकी है। वो टैंक पानी से पूरा भर चुका है और शॉन अब मर चुका है। मॉरिन अपनी पूरी ताकत लगाकर टैंक को तोड़ने की कोशिश करती है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद मॉरिन बिना देर किए तुरंत टीम के एक मेंबर डॉस को जैक की असलियत के बारे में सब कुछ बता देती है और इससे कहती है कि जैक को देखते ही गोली मार देना और फिर मॉरिन बचे हुए बाकी मेंबर्स को ढूंढने जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर जैक आता है और डॉस उसकी तरफ गन पॉइंट करता है मगर जैक उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है मगर डॉस समझ जाता है और वो जैक को गोली मार देता है। उसे लगता है कि उसने जैक को खत्म कर दिया मगर जैक वापस से जिंदा हो जाता है। इधर मॉरिन अपने एक और मेंबर को जिसे वो ढूंढने गई थी उसे पानी में मरा हुआ देखती है। अब आखिर में उनके टीम के सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं, एक डॉस और दूसरा मॉरिन खुद। इसके बाद मॉरिन शिप को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हुए शिप में हर जगह पर बम लगाने लगती है। उसी दौरान डॉस वहाँ आकर मॉरिन को बताता है कि मैंने जैक को मार दिया है, जिस पर मॉरिन को यकीन नहीं होता क्योंकि जैक एक इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, इसीलिए उसे मारना इतना आसान नहीं हो सकता। फिर मॉरिन डॉस को बताती है कि हमें इस शिप को डिस्ट्रॉय करना होगा वरना ये हमारी तरह और ज्यादा लोगों को ट्रैप करेंगे और ऐसा करने पर यहाँ मौजूद सारी आत्माएं भी आजाद हो जाएंगे जो इतने सालों से यहाँ पर कैद है। मगर डॉस जिसके मन में अभी भी लालच है वो इस बात से साफ इनकार करते हुए मॉरिन के ऊपर बहुत गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर शिप को डिस्ट्रॉय किया तो सारा सोना भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमें खाली हाथ लौटना होगा। ये सुनकर मॉरिन कहती है कि ये सोना असली नहीं है, ये सिर्फ जैक का एक ट्रैप है और हम इस सोने को कभी भी लेकर नहीं जा सकेंगे। मॉरिन के इतने समझाने के बावजूद भी डॉस नहीं मानता और मॉरिन शिप को डिस्ट्रॉय करने ही वाली होती है कि तभी हम डॉस को रूप बदलते हुए देखते हैं। असल में वो जैक है और वो मॉरिन को बताता है कि डॉस तो पहले ही मर चुका है। इसके बाद जैक मॉरिन को बताता है कि जिस तरह से तुम समुद्र में कई सालों से ट्रैप शिप्स को कलेक्ट करके उन्हें रिपेयर करके सेल करती हो, वैसे ही मैं लोगों की सोल्स को कलेक्ट करता हूँ। मैं पहले इंसान था मगर मैंने बहुत पाप किए जिसके कारण मुझे ये सजा मिली और इन सारे सोल्स को एक साथ ट्रैप करके रखने के लिए उसे इस शिप की जरूरत है और वो नहीं चाहता कि मॉरिन इसे डिस्ट्रॉय कर दे और इसके बदले में मॉरिन यहाँ से जिंदा निकल सकती है। मगर मॉरिन जैक को मना कर देती है, जिसके बाद जैक मॉरिन को आयरन रॉड से मारकर गिरा देता है और फिर जैसे ही वो मॉरिन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तभी मॉरिन सीधे बम के रिमोट के बटन दबाती है और पानी में कूद जाती है। उसके तुरंत बाद ही शिप में बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर मॉरिन को पानी के अंदर सांस लेने में बहुत मुश्किल होने लगती है। उसी दौरान केटी की आत्मा फिर से आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मॉरिन की मदद करती है और उसे ऊपर की तरफ ले जाती है। उसी दौरान मॉरिन देखती है कि शिप में जितने भी आत्माएं कैद थी वो सभी आजाद हो रही है। केटी की आत्मा बहुत प्योर थी, इसीलिए जैक बाकी आत्माओं की तरह उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सका, जिसकी वजह से केटी मॉरिन की मदद करने में कामयाब हो गई। इसके बाद मॉरिन एक बॉक्स को पकड़ते हुए स्विमिंग करने लगती है और उसी दौरान एक दूसरी शिप उसे रेस्क्यू करती है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है मगर ऐसा नहीं है। जब मॉरिन एम्बुलेंस की बेड पर होती है तभी वो खिड़की से बाहर की तरफ देखती है और फिर वो शॉक हो जाती है क्योंकि जैक अभी भी जिंदा होता है। वो आराम से सारा सोना उठाकर एक दूसरे शिप में ले जा रहा होता है, जिसका मतलब है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी जैक फिर से एक नए शिप में जाकर लोगों को सोने का लालच देकर वापस वही सब करेगा जो अब तक हो रहा था और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी और इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।